बड़ी बहन यहाँ पर उपस्थित है, माननीय किरण शर्मा जी, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ दिल्ली होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस न्यू दिल्ली हैं। हम आपका दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के ट्रेनर और प्रशिक्षक आपकी आप सभी की हैं। और जोरदार क्लैपिंग करेंगे एक बार सभी लोग मैडम के लिए। सभी लोग क्लैपिंग करेंगे और अपना जो है वेलकम मैम। वेलकम वेलकम किरण मैम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वेलकम सबका मैम। दिल भी आ रहा है, दिल भी देख मैम रहे हैं आप वेलकम लोग। मैम। यस। वेलकम मैम। और अभी हीतल मैम और दीक्षा मैम दोनों लोग अपना कैमरा ऑन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं मैडम के बारे में दो शब्द बोलना चाहूँगा। आप सभी को जान करके बहुत खुशी होगी कि मैडम सम्माननीय श्रीमती किरण शर्मा जी जो आपके सामने हैं, यह मैडम जी हमारी बड़ी बहन को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पदक मिल चुका है, मेडल मिल चुका है, जिसके लिए आप लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और डिफेंस के ही क्षेत्र में, बहुत बहुत तो बधाई हो मैम। डिफेंस के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किया है उससे प्रभावित होकर के भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने को सम्मानित किया। और साथ में आज हजारों डिफेंस के जो साथी हैं, हमारे सिपाही हैं, वह सब मैडम के द्वारा प्रशिक्षण पा रहे हैं और अनुशासन के बारे में सीख रहे हैं मैडम से। तो इसलिए आज यह क्लास बहुत ही, आपका जो ट्रेनिंग है सीपीडी का ट्रेनिंग, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो आप लोगों का होने जा रहा है आज की ट्रेनिंग में, आप लोग समझ लीजिए कि अब तक मैं यह के साथ कह रहा हूं, अब तक इतने बड़े लीडर को शायद आप लोगों ने सामने देखा होगा। ठीक है, आज आप लोगों के सामने मैडम हैं और यह सीपीडी का कोर्स, कंटेंट और सीपीडी की ट्रेनिंग का जो विजन और मिशन है, इसमें मैडम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसको हमें तैयार करने में। और इसलिए जो है आज इनके विजन और मिशन को ध्यान में रखते हुए ही हमने नारी शक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ किया। और आज यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये हमारा ग्रोथ पॉइंट है। यहाँ पर जितनी हमारी बहनें हैं सभी नारी शक्तियाँ ही हैं और इसलिए कहते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद। तो देरी नहीं करते हुए, क्योंकि 40 मिनट का ही पीरियड है, ये क्लास है आपका, तो मैं मैम को आमंत्रित करूंगा मंच पर और मैम आपको आपसे रूबरू होगी। और एक और परिचय मैं मैम को बताना चाहूंगा, मैम ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की मुख्य समाचार वाचिका है। मुख्य समाचार वाचिका है, जोरदार क्लैपिंग। आप लोगों ने रेडियो में तो मैडम को सुना होगा, लेकिन आज सामने ही मैडम को देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इससे जो है आप लोगों को बहुत खुशी होगी और बहुत ही प्रसन्नता होगी। और आज इस सेशन के अंत में मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं और बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों को देने जा रहा हूं और ऐसा चीज देने जा रहा हूं जो कि आपकी लाइफ में 100 नहीं 200% डेवलपमेंट करेगा। आप अपने बारे में कुछ ऐसी चीज जानने वाले हैं जिससे कि आपको जान करके, देख करके बहुत खुशी होगी और अपने लाइफ को चेंज कर लेंगे। तो इसी क्रम में मैं मैम को आमंत्रित करता हूं, बड़ी बहन को, माननीय श्रीमती किरण शर्मा जी, आपका स्वागत है दिल की अनंत गहराइयों से। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ला, ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन का फाउंडर,
संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, डायरेक्टर, आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपसे सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। हम सभी शिक्षक हैं, सामान्य शिक्षक, और हमको जो है आपसे बहुत ज्ञान है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ल जी का और आज इस कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए आप सबको आज जो विशेष पर्व हम लोग मना रहे हैं वो अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया तो वैसे भी किसी भी काम के लिए, किसी भी आयोजन के लिए वो शुभ मुहूर्त है जिसमें कि हमें कोई भी अलग से मुहूर्त निकालने के लिए कोई उसके लिए तिथि और वो सब का देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी कहते ना अच्छी शुरुआत जब करनी हो तो वो अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ होता है कि आप बिना किसी पंडित के मुहूर्त निकलवा के आज कोई भी अच्छी शुरुआत जो है वो आज के दिन से कर सकते हैं। इतनी मान्यता आज के इस दिवस की अक्षय तृतीया की होती है। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज इस मंच पे आप सबको संबोधित करने का मुझे अवसर मिला है। तो इसके लिए विशेष रूप से मैं भाई डॉक्टर परमानंद शुक्ल जी का आभार व्यक्त कर रही हूँ। और आप सब, मेरी जानकारी में ये आया है कि आप सब जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, ये सभी सदस्य एक चयन प्रक्रिया के बाद आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आप सब जो है मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि जी, और जैसा कि मुझे बताया गया कि ये आज का जो कार्यक्रम है कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो एक सतत विकास जो व्यवसाय में हमारे होना चाहिए उससे संबंधित है। उसमें भले ही कई सारे पड़ाव हैं और जिस उसके अंतर्गत डिफेंस और डिसिप्लिन भी एक पड़ाव इस कार्यक्रम में होता है। तो मैं अब आज कुछ और भी बोलने से पहले सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि डिफेंस, जब हम शब्द यूज करते हैं, जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो उससे हम क्या समझते हैं? जो सेना सीमाओं पे खड़ी है, क्या वो डिफेंस कर रही है? सुरक्षा, रक्षा। हाँ, अब वो सुरक्षा या रक्षा जो है वो कैसे होनी चाहिए? जो सीमाओं पे सुरक्षा करने के लिए हमारे सैनिक खड़े हैं, या हम जैसे जैसे मैं प्रोफेशन से भी, मेरा अगर प्रोफेशन की बात करी जाए तो वो दैट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन कर रहे हैं तो वो डिफेंस की बात यही समझ रहे हैं, कुछ और इसके अलावा कुछ? क्योंकि आप सब जो है शिक्षक हैं, टीचर्स हैं ना आप लोग। तो Yes. इस कॉन्टिन्यूस जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप लोगों का, उस कार्यक्रम में इस सब्जेक्ट को डालने से आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? अनुशासित अनुशासन। अनुशासन तो देखिए आधार है किसी भी चीज के लिए ना। अगर सक्सेस की बात करें तो उसके लिए हमारा बेस क्या होगा? अनुशासन है। डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए, है ना? निरंतर अभ्यास। निरंतर अभ्यास और अनुशासन जो है वो जरूरी है। लेकिन उसमें डिफेंस जो शब्द एक जोड़ा गया है, तो डिफेंस आप सबका मैं विचार जानना चाहूंगी कि डिफेंस इस कार्यक्रम में जोड़ने का क्या तात्पर्य हो सकता है? अपने आप की रक्षा करने के लिए डिफेंस कहते हैं हम, आत्मरक्षण के लिए मैम। मैम पर्सनल और आत्मरक्षण तो प्रोफेशनल दोनों हाँ, तरह का गलतियों को रहता है। सुधारने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस पढ़ाने में कुछ टेक्निक सीखने के लिए, उसमें अपने डिफेंस आप को यूज होगा। बचाने के लिए। डिफेंस मीन्स कैसे पढ़ाना, अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए ये यूज हो सकता है। वो हमारा स्किल डेवलपमेंट में आएगा। चलिए, मैं आप लोगों की परीक्षा नहीं लेना चाह रही। हाँ, नहीं, मैं ये परीक्षा नहीं है। आत्म सुरक्षा, हाँ, सेल्फ डिफेंस में आ गया। उसके लिए आप लोगों के यहाँ भी मे भी हो सकता है सेल्फ डिफेंसेस को कोर्सेज भी चलते होंगे। जी हाँ, जब क्लास में भी, यानी क्लास में या स्कूल में कभी कोई प्रॉब्लम होता है तब हम अपनी आत्म सुरक्षा कर सके, या फिर जब हम समाज में भी रहते हैं एज अ टीचर हम है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आल्सो वी नीड टू डिफेंस आवरसेल्फ। तो क्या आपको लगता है कि ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए इस करिकुलम में इस सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, इस टॉपिक को जोड़ा गया है?
हमारी साथ साथ पर्सनल अपने एंड बच्चों को प्रोफेशनल दोनों को दिशा। जागरूक बच्चों को करना भी ध्यान देना अपनी पड़ेगा ना कि सुरक्षा के लिए। हाँ, मैं जैसे शायद कुछ एक और आप लोगों से एक्सपेक्ट कर जैसे रही हूँ। एक सैनिक जैसे एक सैनिक हाँ हर परिस्थितियों में डटा रहता है, उसी तरह हम भी टीचरों भी शिक्षक को भी हर डटे रहना परिस्थितियों से परिस्थितियों में लड़ते हुए शुद्ध हमें डटना है। डटे रहें। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे अच्छे विचार आप लोगों के माध्यम से आ रहे हैं, लेकिन शायद मैं इस विषय को आपकी इस कार्यक्रम में जो इस विषय को जोड़ा गया है उसके लार्जर स्केल पे मैं उसको ले जाना चाह रही हूँ, है ना। तो जैसा कि हमने कहा कि अगर सैनिक जो है वो सीमा पे डटे हैं, और अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो उसके देश के भीतर जो है हमारे पुलिस फोर्सेस हैं, बाकी होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस के फोर्सेस हैं, वो सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब हम अनुशासन शिक्षकों के बीच में आके या छात्रों के बीच में आके जब हम अनुशासन की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसको थोड़ा सा और लार्जर स्केल पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो अब हमें समझ में आता है कि कैसी सुरक्षा। आजकल आपने देखा होगा तो हमें क्या चाहिए, मानसिक सुरक्षा, सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा। मानसिक ओके। सुरक्षा, यस, डिजिटल सिक्योरिटी, है यस, ना। तो डिजिटल सुरक्षा, आजकल कितने केसेस आते हैं, डिजिटल अरेस्ट कर लिया, साइबर ये हो क्राइम गया, बहुत साइबर हो क्राइम्स बढ़ गए हैं, है ना। हम्म हम शायद ये वाले पहलू हम अभी तक इसमें आपके माध्यम से मुझे नहीं पहुंच पाए, लेकिन शायद समय इतना नहीं है। आप मैं समय देती तो ऐसी चीजें भी आ जाती है आपके माध्यम से भी। लेकिन मैं जो आज इस विषय को आपके समक्ष रख रही हूँ, तो इसमें सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अनुशासन वो शक्ति है, अनुशासन वो शक्ति है जो भविष्य को गढ़ती है। ठीक है, वाह। धीरे 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 जब हम अनुशासित होते हैं तो हमारे को वो सक्सेस की तरफ लेके जाती है। और जागरूकता, जागरूकता जो है, अनुशासन वो शक्ति है जो भविष्य को गढ़ती है, और जागरूकता वो ढाल है, जागरूकता वो ढाल है जो हर खतरे से लड़ती है। अगर हम जागरूक होंगे, हम अपने आप को जागरूक, इसीलिए सतत जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या है कि हम निरंतर परिस्थिति अनुरूप परिस्थिति अपने आप को, ढाल परिस्थिति, से रहना। है ना, अपने आप को परिस्थिति अनुरूप अपने आप को जागरूक रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, ताकि वो सुरक्षा का भाव हम छात्रों के बीच में भी ला सकें। और जब हम व्यापक इस विषय के बारे में बात करेंगे तो वो भाव जब हम हमारे छात्रों के बीच लेके आएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक परिवार की सुरक्षा के लिए काम करता है ना। मैंने अभी कुछ समय पहले ही हमारे संज्ञान में एक मामला आया था, मे भी शायद मध्य प्रदेश का था। अगर मध्य प्रदेश से आप में से कोई जुड़ा हो तो वो ज्यादा इस चीज को समझा सकते हैं। अभी शायद महीने भर पहले की बात है, जिसमें पता चला कि एक 12 साल के बच्चे ने अपने माता पिता को जो है डिजिटल अरेस्ट से किस डिजिटल तरह से बचाया, हाँ, टाइप है मोड ना, है ना। तो ये जी। देखिए ना, वो बच्चा जागरूक था, उसे बताया गया था, समझाया गया था, तो उसको ये समझ थी। तब वो उसकी समझ के बदौलत उसके पेरेंट्स की भी जो है वो सुरक्षा जो है हो पाई। तो इस तरह के कई उदाहरण होते हैं हमारे बीच जब हम बात करते हैं, हम छात्रों के बीच जब हम बात करते हैं, तो अगर हमने उनको कहीं ना कहीं इस विषय के बारे में बताया है, समझाया है, तो वो उनके जीवन में उसको अपना के अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं। तो ये सारी बातें तो ये हुई कि जब हम बच्चों को अनुशासित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अनुशासन या सुरक्षा का भाव हम कैसे लेके आएंगे। जब हम एक क्लास में बात करते हैं ना, जब अगर मान लीजिए बच्चे हैं, अब मैं ये बताना चाहूंगी कि 2 बच्चे हैं, एक बहुत अच्छा ब्राइट स्टूडेंट है, काफी अच्छा समझदार है, लेकिन वो अनुशासित नहीं है, इनडिसिप्लिन है। उसकी अपेक्षा दूसरा जो बच्चा है वो एवरेज स्टूडेंट है लेकिन अनुशासित है। तो आपकी समझ से कौन सा बच्चा जो है भविष्य में जाके कामयाब होगा, सक्सेसफुल ज्यादा हो पाएगा? एवरेज एंड जो अनुशासित है, डिसिप्लिन दोनों बच्चा। दोनों अनुशासन रहेगा दोनों जो
अनुशासित है, आप आ जाएंगे। वो आगे जाके अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से नहीं करेगा। अनुशासित बच्चा धीरे धीरे आगे तरक्की की तरफ जाएगा, क्योंकि वो पूरी जिम्मेदारी से अपने काम को करेगा। बिल्कुल। तो मतलब ज्ञान का होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अनुशासित होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों में अनुशासन, बच्चों में नहीं, हमारे में भी अनुशासन, और हमारे माध्यम से बच्चों में, क्योंकि बच्चों की आदत है, क्या आदत होती है, बच्चे वही करते हैं जो हमें बड़ों को करते हुए पढ़ देखते के या सुन के इतना नहीं सीखते जितना कि वो अपने बड़ों को ऑब्जर्व करके जितना हैं, देखकर हमें देखते सीखते हैं, हैं और देखते उससे हैं। वो ज्यादा सीखते हैं, है ना। बोलते हैं ना, कही हुई बात कितनी समझ में आएगी, कितनी समझ आ सकती है कही हुई बात, और सुनी हुई बात कितनी समझ में आएगी। और वही जब व्यावहारिक रूप से जो है अपनाई हुई देखी जाएगी, तो उस चीज का प्रभाव जो है, ज्यादा होता उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा। तो इसीलिए कहते हैं क्यों हमारे लिए प्रोग्राम्स इस तरह के डिजाइन किए गए, क्यों इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरत पड़ी है, कि हम देखकर नहीं, ताकि हम इन सब से अपने जो क्योंकि इसमें सारे शिक्षक जुड़े हुए ना, तो ये शिक्षकों के लिए किस लिए जरूरी है कि वो इन सारी चीजों को जो हम अपने छात्रों से अपेक्षा करते हैं, उन सारी चीजों को अपने व्यवहार में, अपने इस जीवन में उसको अपनाएं, और तब उनको हम जो है अपने व्यवहार के माध्यम से अपने बच्चों तक उनको दें, क्योंकि बोल के बताएंगे कितना सीखेंगे। और पढ़ने के लिए तो फिर आपके शिक्षकों की, आप जैसे या हमारे जैसे ट्रेनर्स की जरूरत नहीं है। तो पढ़ के आजकल बहुत सारे कंटेंट्स हमारे को नेट पे अवेलेबल है। किताबें तो अगर हम कहें, किताबों के जो पाठक हैं वो कम होते जा रहे हैं, और उसकी वजह भी शायद हम लोग ही हैं। अगर आप जब एक शिक्षक इस चीज की जो महत्व है किताबों का, उनसे पढ़ने का, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करने का, दोनों की नो डाउट अपनी अपनी जो है लिमिटेशंस है और अपनी अपनी उसकी एडवांटेज है। अब ये जब हम कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अभी हमने देखा था कोरोना के टाइम में हमें कितनी जरूरत पड़ी थी कि हम, हालात ऐसे हो गए थे, परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि हम लोग जो है क्लासरूम के बजाय हम डिजिटल मोड पे क्लासेस अरेंज करने के लिए विवश हो गए। ना चाहते हुए भी हमें क्या करना पड़ा, हमें डिजिटल मोड अपनाना पड़ा। तो ये क्योंकि इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से आप सब जो है निरंतर अपनी क्षमताओं में, अपने स्किल्स को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, और उनमें जो है दिन रात जो है तरक्की कर रहे हैं और उनका विकास कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें संभव हो पाई, और समय अनुरूप आप सब अपने स्किल्स डेवलप कर चुके थे ना। तो धीरे 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 जैसी जैसी आवश्यकता होती गई, और वैसे वैसे आप लोग अपने इसमें सुधार करते चले गए, और जैसी जब जरूरत पड़ी उस कभी ऑनलाइन मोड, कभी ऑफलाइन मोड, जिस तरह भी जरूरत पड़ी उस तरह से क्लासेस कंडक्ट की गई, और बच्चों को भी परिस्थिति अनुरूप, क्योंकि शिक्षा जो है एक ऐसी चीज है कि आप उसको रोक नहीं सकते। उसको एक टाइम के लिए आप ये नहीं कि आज चलो आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं कल परसों कर देंगे। आपको जो निरंतर जो है शिक्षा, जब हम अगर शिक्षण के क्षेत्र में भी आ गए हैं, तो मेरा ये मानना है, आज भी अगर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, तो मुझे लगता है कि जितना मैं जानती हूँ उससे ज्यादा जानने की इच्छा मैं अपने ट्रेनीज जो होते हैं उनसे रखती हूँ, ताकि जो जितना मेरे पास है मैं उसमें और इजाफा कर सकूं, और उस अपने ज्ञान के जो समुद्र है उसमें और कुछ बूंदें जोड़ के उसको और व्यापक कर सकूं। तो शिक्षण का क्षेत्र भी ऐसा ही है कि हमें निरंतर इसमें जो है अपने ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, अपने समय के अनुसार अपने आप को सीमित करने के लिए, कि किस तरह से हमने अपने स्किल्स डेवलप करने हैं, ताकि जैसे जरूरत हुई हर तरह के। आजकल बच्चों का जो है ना मानसिक स्तर, वो बहुत बहुत आगे। आजकल जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके बाद क्यों हम लोगों की आदत है, मदर्स की क्या आदत होती है कि चलो हम अपने बच्चे को ये मोबाइल दे दिया तो हम कुछ और कर लेते हैं, और बाकी क्या करें। तो बच्चे इतने आजकल एडवांस हो गए हैं, उनका बौद्धिक स्तर इतना बढ़ गया है कि शायद वो जितनी चीजें हम किताबों में है उससे ज्यादा अपने आसपास के वातावरण से वो सीख रहे हैं।
ऐसे में क्या है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो और बहुत बढ़ जाती है कि वो अपने आसपास के वातावरण से क्या सीख रहे हैं, इसका भी ध्यान हमें रखना है एज अ टीचर, कि वो जो कंटेंट वो जो डिजिटल मोड से या बाकी चीजों से वो अर्जित कर रहे हैं, क्या वो उनको सही दिशा दे पा रहा है, या जो जानकारी उनको जिस तरह से जिस उम्र के हिसाब से होनी चाहिए, क्या वो सही दिशा में सही कंटेंट के लिए कर रहा है। तो ये सारी भी ये जिम्मेदारी एक शिक्षक की है। और ये सब कब होती है, जब बच्चे को ये अपनापन लगे कि वो किसी भी तरह की बात करने के लिए या किसी भी तरह की परिस्थिति में अपने शिक्षक से सलाह मशवरा करने की अगर अपेक्षा करता है तो वो सहज उसको अपने शिक्षक के माध्यम से उपलब्ध हो। कहते हैं ना कि चर्चा की जानी बहुत जरूरी है। चर्चा से क्या होगा कि समाधान निकलेगा। आजकल कितने केसेस हम देखते हैं, क्योंकि आपस में बच्चे चर्चा नहीं कर पाते, आपस में जो है वो जुड़ाव, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ गया। लेकिन वो कॉम्पिटिटिव सकारात्मक हो तब तो ठीक है, लेकिन केवल दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए हो तो वो नकारात्मक है। और ऐसे में जो है सकारात्मक कंपटीशन होना बहुत बढ़िया है, होना चाहिए। उससे जो है हम जो है अपने आप को इम्प्रूव करने की एक इच्छा रखते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर सकारात्मक कंपटीशन नहीं है, हेल्दी कंपटीशन नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। उससे जब ईर्ष्या भाव या अहंकार के साथ अगर कोई काम करते हैं तो उस काम की जो गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं केवल ज्ञान अर्जित करके आगे बढ़ने की नहीं है, बल्कि उससे क्या होता है कि हम जो भी एनर्जी, जो भी काम हम कर रहे हैं वो केवल दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। और इसीलिए शिक्षक जो है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। हम छात्रों के लिए बहुत बात करते हैं, अनुशासित होने चाहिए, है ना। और उनके जो है हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, डिफेंस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसीलिए क्योंकि देखो इंटरेक्टिव सेशंस हो, अब मैं अगर एक तरफा बोलूंगी तो शायद आपको इतनी रुचि नहीं आएगी। लेकिन ये मेरा काम है कि आप इस कार्यक्रम में जितनी भी देर, हम आधा घंटा बात करें, 1 घंटा बात करें, लेकिन इस तरह से बात करें कि हमें समय का आभास ना हो और मन करे कि हम बोलते चले जाएं और आप लोगों का सुन के भी मन भरेगा। तब तो उस सेशन की जो है सार्थकता है ना। तो यही चीज जब हम अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो चीज भी आनी चाहिए। जब हम केवल एक मोड पे करेंगे ना कि हाँ जी ये हमने बताना था, ये बता दिया और ये खत्म हो गया, तो बच्चे उस चीज को वो बोलते हैं कि ये इसमें ऐसा क्या था, क्यों मैं वेट करूंगी कि मैम किरण आएंगी और वो कुछ हमें सिखाएंगी, तो हम ये है सीखने के साथ साथ बहुत सारी बातें करेंगे और तब समझ के आएंगे। तो क्यों वो वेट करेंगे, वो तो जब एग्जाम आएंगे तब भी पढ़ के खत्म कर देंगे। तो वो इच्छा कैसे क्रिएट होगी, जब हम अपने सेशंस को इंटरेक्टिव बनाएंगे बच्चों से, हर उनके मुद्दे सवाल जो है, जो उनके दिमाग में जो चलते हैं, हम उनको लेने का प्रयास करेंगे और उसके लिए एक समाधान भी लेके आएंगे। और उस सब के लिए जरूरी क्या है कि सबसे पहले हम अपने आप को इस तरह से ट्रेन करें, इस तरह से प्रशिक्षित करें कि हम बच्चों की मनोदशा को, उनकी भाव को, उनमें वो सुरक्षा की भावना, बच्चों में ये सुरक्षा की भावना कि वो जब जो भी उनके दिमाग में अगर प्रश्न विषय से संबंधित हो या किसी भी समस्या जो उनके दिमाग में आ रही है उससे संबंधित हो, तो उससे अगर वो चर्चा करना चाहें तो वो चर्चा करने के लिए सहज महसूस कर सके। तो ये सारे गुण कैसे आएंगे, तो ये सारे गुण सीखने के लिए हमें कोशिश करनी है अपने ऊपर मेहनत करने के लिए। और वो कैसे की जाएगी, एक उदाहरण देके अगर कुछ मैं बताना चाहूँ, मेरा बहुत पसंदीदा विषय है वैसे ही है, और जो अभी मैं वाक्य आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत जो है सीख हमें अपने आप के लिए मिलती है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है,
किसी भी एज मतलब ह्यूमन बीइंग हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम अपने आप पे काम नहीं करना चाहते, हम अपने आप में कोई सुधार नहीं करना चाहते, हम केवल सुधार की अपेक्षा किससे करते हैं? दूसरों से। जब हमारी ये अपेक्षा अपने आप से हो जाएगी तो हमारा आधा काम जो है वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। एक उदाहरण दे रही हूँ कि एक बार जैसे अभी मे बी आई डोंट नो आप लोगों के बच्चों की अभी छुट्टियां हुई हैं कि नहीं हुई है, सब अलग अलग रीजन से हैं। मान लीजिए कि अभी छुट्टियां हुई और हम घूमने गए, और घूमने के लिए आजकल अगर गर्मियों का सीजन है तो हम कोशिश करते हैं ना पहाड़ों पे चले जाए, पहाड़ों पे गए और वहां पे हमने देखा एक साध्वी हमें मिली। तो इसी तरह से एक सज्जन गए घूमने, पहाड़ों पे गए, देखा वहां एक साध्वी जो है तपस्या कर रही है, आसपास कोई नहीं, सुनसान, केवल जो है आसपास पहाड़ियां और दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन वो साध्वी अपनी तपस्या में, अपनी साधना में इस कदर लीन कि उन्हें लगा कि ये अकेली साध्वी यहाँ बैठ के क्या कर रही होगी। जिज्ञासा हुई और वो सज्जन गए उनके पास, पूछा आप क्या कर रही हैं, क्या आपके पास थोड़ा समय है, आपसे हम बात करना चाहेंगे, आप अपने बारे में बताएंगे। तो साध्वी का जवाब था, देखिए मैं बहुत बिजी हूँ, अभी जो है मेरे पास बहुत काम है। वो सज्जन हैरान हुए कि यहाँ इस वीरान इलाके में जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा और हमें लग रहा है आप अपनी तपस्या में लीन है, कुछ साधना कर रही हैं, पता नहीं क्या साधना कर रही हैं, और आप बजाय ये बताने की आप साधना कर रही हैं, आप तो बता रही हैं मेरे पास बहुत काम है। तो ऐसा क्या काम है आपके पास यहाँ वीराने में, यहाँ तो कोई है भी नहीं आसपास। तो साध्वी बोलती है, देखिए आसपास आपको भले ही कोई दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन मेरे पास बहुत काम है। अब मुझे जो है, बोलते हैं अच्छा ऐसा क्या काम है आपके पास, बोलती मुझे जो है 2 बाज, बात समझते हैं ना, 2 बाज और 2 चील, उनको प्रशिक्षित करना है, उनको ट्रेन करना है। 2 खरगोश जो है उनको सिखाना है, और एक सांप है उसको डिसिप्लिन करना है, अनुशासित करना है एक सांप को, और एक गधा उसको जो है प्रेरित करना है, और एक शेर है उसको क्या करना है, एक शेर को अपने वश में करना है। तो सज्जन बहुत हैरान हुए, बोलते लेकिन आप जो कह रही हैं इस जंगल में तो हमें कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, अब जो हम जहां से आए बहुत दूर दूर तक यहाँ पे ना हमें कोई शेर दिखा, ना कोई गधा दिखा, ना कोई बाज वाज, यहाँ तो आसपास कोई जैसा इलाका है वहां तो यहाँ ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं दिया हमें, तो आप कर क्या रही हैं। बोलती देखिए मैंने आपको बताया ना मेरे को बहुत काम है और मैं जो है अपने काम कर रही हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने जो यहाँ पे जो है 2 बाज हैं, मुझे उनको प्रशिक्षित करना है, तो आप समझिए तो 2 बाज जो है वो क्या है, बाज कैसे होते हैं, उनकी नजर देखिए, बाज की नजर बहुत पैनी नजर होती है, बहुत दूर से दिखाई देता है उनको, है ना। तो बाज जो है मेरे को उनको प्रशिक्षित करना है, ट्रेन करना है, क्या करने के लिए, क्या है बाज, ये जो मेरी 2 आंखें दिख है ना, वेरी गुड, आंखें जो है 5 वो, इंद्रियों की बात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आंखें जो है वो 2 बाज है मेरे लिए, जिनसे अब मैं देख पाती हूँ इस दुनिया को, आसपास क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या चल रहा है, और इन आंखों के माध्यम से जो है आसपास के वातावरण को ग्रहण करती हूँ। तो मुझे उन बाजों को जो है, मेरी जो अपनी ये जो 2 आंखें हैं, इन सब इनको दोनों को मुझे सिखाना है। क्या सिखाना है कि हमारे आसपास जो है अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, हर तरह के लोग आएंगे जाएंगे, वो अपने अपने सब काम होंगे, और हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होंगी जिसमें कुछ अच्छी होंगी, कुछ खराब होंगी, है ना। तो लेकिन मुझे अपनी आंखों को, इन 2 जो बाज हैं उनको क्या सिखाना है कि आपने जो अपना ध्यान केंद्रित करना है, आपने जो देखना है, जो गुण देखने हैं, वो केवल उस पे केंद्रित करना है जो अच्छी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआत कैसे होती है, किसी भी एक धारणा होती है ना, हम देखते ही जो है अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, यही होता है ना, देखा और हमने अपने दिमाग में 100 तरह की बातें सोच के अनुमान लगाने शुरू कर दिए, तो कुछ अच्छी हो सकती है, कुछ खराब हो सकती हैं। अब उसमें देखने के बाद ये हमने अपना समझ से कि हमें अच्छी चीजों पे
अपना ध्यान केंद्रित करना है, देखने को तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमें, और यही चीज जब हम बच्चों को बताते हैं ना कि आप बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका क्या चीज है, जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छी बुरी सारी चीजें हमें जो है फेस करनी पड़ती है, लेकिन हमें ध्यान किस पे केंद्रित करना है, अच्छी चीजों पे ध्यान केंद्रित करना है। तो ये जो दो मेरी बाज रूपी आंखें हैं, उनको हमने मेरे को उनको ट्रेन करना है, उनको सिखाना है कि केवल अच्छी बातों पे जो है उन्हीं को जो है ध्यान केंद्रित करिए आप, उन्हीं पर। ठीक है, दो आंखें हो गई हमारे पास। अब जो दो चील है वो क्या है, दो चील हो गए हमारे कान, दो हाथ। हाथ, चील होती है ना, चील क्या करती है, उसके पंजे क्या करती है, नॉर्मल जो उसका बिहेवियर है वो है नुकसान पहुंचाना, पकड़ना, कुछ भी सहेजना, है ना, लेकिन उसके पंजे इतने पैने होते हैं कि वो क्या है, दूसरे को, सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिर ऐसे में चील को, जो हमारे जो दो हाथ, चील रूपी जो दो हाथ हैं, हमें उनको क्या ट्रेन करना है। देखिए, देखने के बाद हमारा काम है ना कि देखने के बाद, समझने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, हमारे हाथ काम करने लगते हैं, है ना। अप्लाई करना। तो हमें, हाँ, तो हमें अपने हाथों को क्या ट्रेनिंग देना है, क्या प्रशिक्षित करना है कि हम किसी का नुकसान ना करें। ना करे और योग्य तरह के कार्य करे। बिल्कुल सही। तो हमें ऐसा काम करें जिससे किसी का नुकसान ना हो। जो हम पहले देख लिया, समझ लिया कि अच्छी चीजों पे ध्यान केंद्रित करिए और वो काम करिए जिससे कि किसी का नुकसान ना हो, किसी को हमने चोट नहीं पहुंचानी है। तो इसके लिए भी हमें जो है अपने हाथों को ट्रेन करना है कि हम कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे कि चाहे अनचाहे हमारे से गलती से किसी का नुकसान हो जाए। ये भी हमें अपने समझ से अपने हाथों को, ये चील रूपी जो हमारे हाथ हैं, इनको ये समझाना है। इसके बाद आगे हमारे दो खरगोश। खरगोश क्या हुए, कान, कान, बिल्कुल। खरगोश नहीं, खरगोश क्या भागने में माहिर है, खरगोश दौड़ने में माहिर है खरगोश। तो दो क्या हो गए हमारे पैर, जो कि हमेशा चाहते हैं कि उनको कोई बंदिश ना हो, जहां मन करे अपनी स्वेच्छा से वो भागते फिरे। यही होती है खरगोश की प्रवृत्ति, क्या है कि वो बस दौड़ लगाएं, इधर जाए उधर जाए, जहां मर्जी, जहां मन करे वहां भागे, है ना। यही होता है कि मतलब उनको बंदिश नहीं चाहिए, कि जहां जैसे ही फुर्सत मिले, थोड़ी सी आजादी, और वो भाग खड़े हो। ये खरगोश की प्रवृत्ति है। तो ये जो मेरे जो दो पैर हैं, ये खरगोश रूपी जो पैर है, इन्हें क्या समझाना है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कभी हो सकता है कि हाँ भी परिस्थितियां ऐसे हो कि हमें ठोकर लग जाए, तो हमारी मर्जी से तो हमारे हर काम नहीं होते हैं ना। तो कई बार परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि हम जिस काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में, जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, उसमें कठिनाइयां भी आ सकती हैं, ठोकरें भी लग सकती हैं। लेकिन जब हम उनको ट्रेन करेंगे, अपने खरगोश रूपी पैरों को, कदमों को जब हम ट्रेन करेंगे, तो हमें उन्हें ये समझाना है कि भले ही परिस्थितियां कठिन है, मुश्किल है, लेकिन हमें रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें आजादी मिली तो हम जहां मर्जी भाग गए, लेकिन जैसे ही कठिनाई आई तो हम रुक गए कि अब नहीं हम चलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठोकर भी लगी, गिर गए हैं, कोई बात नहीं, उठिए ना, फिर चलिए, फिर चलेंगे। तो इसका प्रशिक्षण जो है मुझे अपने ये जो दो मेरे जो पैर रूपी जो खरगोश हैं, उन्हें भी मुझे ट्रेन करना है, उन्हें सिखाना है कि जीवन के इस यात्रा में मुश्किलें भी आएंगी, कठिनाइयां भी आएंगी, देखनी पड़ेंगी, सहनी पड़ेंगी, लेकिन मेरा काम रुकना नहीं है। उन कठिनाइयों को पार करने के लिए मुझे फिर से हिम्मत करके खड़े होना है और आगे बढ़ना है, उन कदमों को आगे बढ़ाना है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी, है ना। तो ये तो हमने अपने खरगोश रूपी जो दो पैर थे उनको भी समझा दिया। अब बाकी हमने क्या ट्रेन करना है, एक बोला हमने, एक गधा जो है उसको भी हमने प्रेरित करना है ना। और उससे पहले हमारी दो आंखें हो गई, दो हाथ हो गए, दो पैर हो गए,
और फिर एक सांप, सांप को भी डिसिप्लिन में लेके आना है, अनुशासन जो है उसको सांप को भी सिखाना है। सांप क्या हुआ? हमारे शब्द, जबान वर्ड्स। जबान वर्ड किससे आएंगे? वर्ड हमारी वर्तनी से, जबान हमारी जुबान से, है ना? तो हमारी जो जुबान है वो सांप के रूपी जुबान, सांप रूपी होगी ना। कहते हैं ना कि जुबान से, भले ये 32 दांत के बीच जो एक पिंजरा रूपी जो उसकी ये बनी हुई है जुबान की, कैद मान ले इसको या जो भी माने, तो उसमें भले ही कैद है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो क्या करते हैं? फिसल जाती है। फिसल जाती है और डसने का काम करती है। बोलते हैं ना, शब्द बाण ऐसे होते हैं जो घाव भले ही बढ़ जाए समय के साथ, लेकिन शब्द रूपी बाण जो होते हैं ना, तो वो जो डंक जो हम अपनी जुबान से मारते हैं वो भरने का समय नहीं मिलता। वो हमारे कहीं ना कहीं हृदय में ऐसे घर कर जाते हैं कि वो समय के साथ भी भरना उनको बहुत मुश्किल है। हो जाता है। कहा जाता है ना, फिजिकल मार भूल सकते हैं लेकिन शब्दों का मार कभी भूल नहीं सकते। बिल्कुल, तो इसीलिए इसको सांप बोल रहे हैं ना, हमारी जो जुबान है, तो इसीलिए वो सांप है कि अगर इसने एक बार डस दिया तो या तो वो घायल करके तो कम ही छोड़ेगी, वो सीधा जो है जान ही लेती है ना? तो हमारे शब्द जो हैं इतने आघात पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसको जुबान को हमने क्या बोल रहे हैं, सांप का जो है रूप उसको जुबान को बता रहे हैं। तो इसको कंट्रोल में करना, इसको अनुशासित करना, अनुशासित करने से मतलब क्या है कि इसे सिखाना है कि सोच समझ के बोलिए। आपके जो जुबान है, आपके जो शब्द वाण है, वो किसी को घायल कर सकते हैं और वो इस कदर घायल कर सकते हैं कि उस घाव की जो है ठीक होने की उम्मीद भी कम होती है। तो इसलिए बहुत तोल के बोलते हैं ना, तोल मोल के बोल, कि जब हम कुछ भी बोलें तो उससे पहले तोल लें। ये समझ लें कि अगर वही बोल हमारे अपने लिए अगर आते हैं तो क्या हम उस शब्दों की जो भाव निकल के आ रहे हैं उसको हम सहन करने की क्षमता रखते हैं? क्या जब हम वही शब्द हमारे लिए बोले जाएंगे तो क्या हम उनको सुनने के बाद अपने आप को संयमित रख सकते हैं? तो इसलिए चाहे छात्र क्या होते हैं, छोटे हैं, चाहे उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अगर जैसे हम ट्रेनर्स की, क्योंकि आप लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपके जो ट्रेनर्स हो सकते हैं, जो भी आप प्रोग्राम्स करते हैं उसमें हो सकते हैं कि उम्र और तजुर्बे में आप लोग बड़े हो, और आपको जो सेशंस ले रहे हो वो हो सकते हैं कि उम्र और तजुर्बे दोनों में आपसे छोटे हो सकते हैं, ये संभावनाएं हो सकती है। लेकिन क्योंकि वो आपको सिखा रहे हैं, अपने जो भी अनुभव है उस अनुभव के माध्यम से आपको कोशिश कर रहे हैं आपकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने की, उसको जो है और निखारने की। तो ज्ञान के रूपी बोलते हैं ना, गुरु जो है हमेशा बड़ा होता है। तो गुरु तो उम्र देख के नहीं बनाया जाता ना, कि हाँ भी उम्र में बड़ा है तो गुरु, ऐसा नहीं है ना? तो जब भी बोलें, चाहे हम अपने छोटों से बात करें, हम अपने घर में बात करें, हम अपने छात्रों से बात करें, या किसी भी और आमने सामने भी, कभी भी जब भी बात करें, अपनी जुबान को इतना संयमित रखें, इतना कंट्रोल में रखें, इतना अनुशासन में रखें कि हमारी जुबान से, हमारे शब्दों से किसी को आघात ना पहुंचे, कोई भी जो है उससे जो है घायल ना हो। ठीक है मैम, तो ये भी हमें अपनी इस जुबान रूपी सांप को जो है, मुझे उसको भी अनुशासन में लेके आना है, उसको ये सिखाना है। ये अनुशासन भी मुझे यहाँ रह के इस साधना के माध्यम से मुझे सिखाना है। फिर बच्चा और कौन? एक जुबान होगी और एक है गधा। तो गधे को भी क्या करना है? प्रेरित करना है। गधे की क्या होती है, मंशा क्या रहती है? क्या क्या कैसा होता है? जिद्दी स्वभाव है गधे का, थोड़ा जिद्दी है ना? आराम तलब, जिद्दी, आराम तलब जी, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब कि कुछ, हाँ, आलस्य की बात करे, कि मतलब कोई भी मेरे को कोई कुछ ना कहे, कुछ ऐसे स्वभाव होता है ना गधे का, है ना? कि जिद्दी नहीं, अड़ियल वो हो गया जी, बस अड़ गया, नहीं मन कर रहा, नहीं करना, कुछ नहीं करना। और हर बार वो क्या होता है, वैसे तो बोलते हैं ना गधे को सारे बोझ ढोने के लिए काम लेके आते हैं, लेकिन हर बार गधे का मन भी नहीं करता ना वो बोझा ढो के चले,
तो क्या है माइंड गधा? क्या हुआ? गधा क्या हुआ? माइंड हमारी नहीं, माइंड प्रकृति, हुआ, हमारा स्वभाव। माइंड हमारा शरीर। मन और शरीर में भी तो बोझ है, जी जी शरीर में भी बोझ है। तो ये गधा क्या है? हमारा शरीर, जो अपना बोझ उठाने के में भी आलस करता है ना, करता है आलस कि नहीं? बहुत हो गया, शिक्षक बन गए, बहुत है। नहीं, उसको समझाना है। शिक्षक बन गए हैं, लेकिन अभी भी सतत जो है हमारे को व्यावसायिक विकास की जरूरत है, सतत समय सीखना के साथ जरूरी है। है। सतत सीखना जरूरी है। बिल्कुल, तो इसीलिए तो जो हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है ना, सतत व्यावसायिक विकास, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये हमारे शरीर को हमें बताना है। भले ही हम शिक्षक बन गए हैं, लेकिन समय के साथ 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 और छात्रों की, जो हमारे स्टूडेंट्स है, उनकी समय के साथ जो है रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई है, उनकी अपेक्षाएं चेंज हो गई है, उनकी माइंडसेट चेंज हो गई, मेंटेलिटी चेंज हो गई है। होता है ना हमारे मैम, आसपास के वक्त से वातावरण का। आगे चलना, समय से वक्त, एक कदम आगे चलना पड़ेगा हमें, तभी हम बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं ना। तो इसलिए भी हमारे अपने शरीर रूपी गधे को हमने समझाना है कि हमें जो है आलस्य छोड़ के, जिद छोड़ के, ये जो हमारा शरीर है, मुझे इसको मेहनत करना सिखाना पड़ेगा। और मेहनत करेंगे तो फिर हम अपने आप को विकसित कर पाएंगे, अपने आप अपनी जो क्षमताएं हैं उनको जो है बढ़ा पाएंगे। तो मेन जो गधे का यहाँ पे शरीर को उपाधि देने का मतलब है कि हमें अपने शरीर को मेहनत करना सिखाना होगा, कि हमें मेहनत से डरना नहीं है, मेहनत करके अपने स्किल्स को हमने बढ़ाना है, अपने आप को डिसिप्लिन करना है। और ये जो साधना करने वो साध्वी बैठी है ना, वो उसका पर्पस ही यही है कि वो मेहनत से डरे नहीं। साधना का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे और आराम से बैठे, वो साधना नहीं है। अगर आज हम इस इंटरेक्टिव सेशन को आप लोग यहाँ सुनने बैठे हैं और मैं आपके साथ इस इंटरेक्टिव सेशन में बैठे हूँ, इसका मतलब है हम सब जो है मेहनत करके अपने आप को, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने के इच्छुक है, और इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। और मुझे ये भी बताया गया कि आज के इस सेशन में सारी महिलाएं हैं। कई और इसमें इन्होंने कोशिश की थी जुड़ने की, लेकिन जैसा कि मुझे बताया गया है कि आप लोगों का एक परीक्षा ली गई थी, जिसके माध्यम से आप लोग चयनित होके इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हो पाई हैं, और उसमें सारी आज महिलाएं हैं, उसमें पुरुष आ नहीं पाए। इसका मतलब मुझे कहा कि अच्छी बात भी हो सकती है, खराब भी। मैंने कहा नहीं, ये खराब बात तो, अच्छी बात तो हम इसको नहीं कहेंगे। हाँ, ये अपेक्षाकृत ये जरूर दर्शाती है कि महिलाएं अपेक्षाकृत ज्यादा कमिटमेंट रखती हैं। जब हम वो कुछ काम करने का निर्णय करती है ना, तो उसको संजीदगी के साथ और मन से उस चीज को करके सफल होती हैं। मैम, तो इस महिलाओं में करके सीखने की इच्छा और जिज्ञासा ज्यादा होती है। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि हम मतलब अगर सोच लिया ना कि ये करना है, तो फिर वो करने की क्षमता, और जब तक वो चीज करनी है, ये कंपैरेटिवली महिलाओं में ज्यादा होती है। कम से कम आज का सेशन तो यही बता रहा है ना? जी जी हाँ, तो ये इसलिए भी आप लोग सब बधाई की पात्र हैं। मैं फिर से आपको बधाई दे रही हूँ कि आप उस कमिटमेंट के साथ आज जुड़े हुए हैं। और अब एक रह गया हमारा, गधे को भी प्रेरणा दे दिया, अपने शरीर को प्रेरणा दे दी कि मेहनत करनी। अब क्या बचा? एक शेर को हमने काबू में क्या कर। करना है? वश में करना है, काबू में करना है। तो बाकी सब हो गया, शरीर को भी समझा दिया मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, लेकिन अब ये शेर कहाँ से आ गया? मन मन शेर कहते ना, बुद्धि, शेर को भ्रम होता है। क्या होता है शेर को? शेर को भ्रम होता है कि क्या है, वो क्या है? राजा है। राजा है। शेर को होता है कि वाह, मैं तो राजा हूँ। तो राजा हूँ मतलब राजा हूँ मैं, क्या हूँ? मेरे आसपास कोई भी नहीं है, मैं यहाँ का राजा हूँ, जो मैं चाहूंगा वही करूंगा, जो मैं होगा नहीं। ये भी क्या करना है, इसको भी कंट्रोल करना है। वो हो गया अहंकार। जब ये भावना आ जाए कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं तो शिक्षक हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी मर्जी के जैसा मर्जी, मेरे को जैसा अच्छा लगे मैं छात्रों को बताऊंगा, नहीं। जब हमारे मन में इस चीज का अहंकार जब आ जाएगा, जब ये मन समझ लेगा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और जो मैं कहूंगा वही होना, वही वैसे ही होगा,
तो ये कहीं ना कहीं अहंकार जो है एक नकारात्मक शब्द है। अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। जहां मन में अहंकार आ गया तो समझ लीजिए वो सफलता की बजाय पतन की ओर लेके जाएगा, है ना। जब हम राम और रावण की बात करते हैं तो देखा जाए तो कौन ज्यादा जो है दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, कौन ज्यादा बुद्धिमान था? रावण बुद्धिमान था, लेकिन अहंकार आ बिल्कुल। तो नाश किसने किया? जहां देखिए अभी हमने आज की क्लास जो सेशन था उसकी शुरुआत की थी कि ज्ञान और अनुशासन में जो है, ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि वो सफलता की ओर ही लेके जाएगा। ज्ञान अगर अनुशासन के साथ मिलके चलेगा तो वो सफल जरूर बनाएगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन ज्ञान के कारण अगर अहंकार भी आ गया तो वो क्या हो गया? आपके पतन का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए हमें अपना जो मन है शेर रूपी, जिसको हम शेर समझते हैं, जिसकी वजह से हम अपने मन की वजह से अगर हम अपने आप को शेर समझ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा अहंकार है। और उस अहंकार को ऐसा वश में करना है कि वो अहंकार ना बन के हमारा स्वाभिमान बने। और वो स्वाभिमान के साथ अपने बच्चों को हमने ये बताना है कि ज्ञान स्वाभिमान के साथ आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ाता है। तो ये हमें अपने अहंकार को भी वश में रखना है। तो जब ये साधना हम अपने आप पे कर लेंगे, केवल ये चीजें हम समझ के अपनी जीवन शैली में ढाल लेंगे, तो हम समझ जाए कि हमने अगर अपने आप को, अपने अहंकार को अगर अपने वश में कर लिया तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और यही चीज हमें अपने शिक्षण के माध्यम से अपने बच्चों तक लेके जानी है कि केवल शिक्षा का मतलब केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं है, बल्कि उनको सफल और संयमित जीवन सुरक्षा के साथ, जिससे कि वो अपने ज्ञान के माध्यम से अपने परिवार को, अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित भी कर सके। कहते हैं ना, जागरूकता होगी तो सुरक्षा का किस लिए बार बार हम कोशिश करते हैं। स्कूल्स में भी कई बार मॉक ड्रिल्स कराते हैं ना, कभी डिजास्टर से रिलेटेड, कभी किसी चीज से रिलेटेड, कि हाँ भाई, कभी फायर सेफ्टी की करवाते हैं कि हाँ भाई, ताकि उनमें बच्चों में ये भावना, जागरूकता रहे कि कैसी परिस्थितियों में किस तरह से बिहेव करना है, क्या क्या चीजें की जानी चाहिए। ये सारी चीजें बताई जाती है ना उनको, बीच बीच में सेशंस होते हैं, स्कूल्स में भी होते हैं, स्कूल कॉलेज जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें भी इस तरह के कार्यक्रम। और इनफैक्ट आजकल तो हम ये सिविल डिफेंस वाले जो है, तो कई जो शॉपिंग मॉल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उन सब में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी करते रहते हैं। उससे क्या होती है, प्रिपेयर्डनेस होती है कि हमारे जरूरत ना पड़े कि ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। लेकिन यदि परिस्थितियां ऐसी हो जाएं तो भी घबराएं नहीं और आत्मविश्वास के साथ डटकर उन परिस्थितियों को सामने करके आगे बढ़े और सफल हो, जो भी हमारे उद्देश्य है। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे हमें प्रेरणा दी अपने थैंक यू मन सो को। मच। और मैं चाहूंगी कि जो भी मैंने जितनी भी बातें कही है वो सब आप अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उसमें लेके आएंगे। और जरूर। केवल अपने शब्दों के माध्यम से नहीं, केवल अपने टीचिंग के माध्यम से नहीं, बल्कि एक ओवरऑल हम अपने छात्रों में इस सब चीजों को डालने की कोशिश करेंगे। जरूर। धन्यवाद। जरूर मैम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। जोरदार क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। और सेशन कैसे खत्म हो गया ये पता नहीं ही चला। नहीं चला। और ये हो रहा था कि मैडम और बोले, है ना। 15-20 मिनट बढ़ा दीजिए प्लीज, हमको सुने हम। जी जी बिल्कुल। तो अभी मैडम की आगे भी क्लासेस होंगे, आप लोगों को और लाभ मिलेगा। तो आप लोगों को जो है सीखने का मौका मिलेगा। एक मेरा निवेदन है आप सभी से, रिक्वेस्ट है, देखिए हम सब शिक्षक हैं और
हम सभी को जो है ये कलम और डायरी अपने पास रखना चाहिए, और शीघ्र ही हम आपको कलम और डायरी दोनों अवेलेबल करा देंगे। ठीक है। और हमारे साथ जो है, जब तक हम नहीं दे रहे हैं तब तक आप लोग अपनी डायरी रखें, क्योंकि जब हमारी 30 क्लास पूरी हो जाएगी, 30 क्लास के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा। मैंने बताया था 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो उसमें जो है, जो भी क्लासेस आप आज पढ़ रहे हैं आप, वो क्या किसने कब बताया, किस ट्रेनर ने या मैडम ने या हमने या और जो ऑफिशियल प्रशिक्षक आएंगे, वो सब जो है जो जो बता रहे हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो इससे मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी बहनें जितना 100 मार्क्स के क्वेश्चन को पास करके आई हैं अगर यहाँ पर, तो आगे जो है 99 और 100 तो आना ही चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमें करना चाहिए। सजेशन है आप लोग के सामने। और बाद में उस डायरी को अगर हमें भेजेंगे तो उसको हम चेक भी करेंगे। और एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, क्विज प्रतियोगिता रहेगी, और साथ में जो है हमारे जितने भी ट्रेनर्स रहेंगे वो सब आपके सामने रहेंगे, प्रशिक्षक। और जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण किया जाएगा। आप जुड़े रहेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा, और आप उसको अपने मॉनिटर पर या कंप्यूटर पर खोल करके आप उसको सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और उसके मार्क्स दिया जाएगा। और हम डिस्कशन कर रहे हैं, मार्क्स का सर्टिफिकेट भी आपको जारी किया जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और आज मैडम ने जो खरगोश और ये शेर और इस तरह की जो स्टोरी बताया मैडम ने, वास्तव में यही अनुशासन है, और यही असली अनुशासन है डिफेंस का। यही असली तरीका है। तो हमें बहुत आसानी से इस कहानी के माध्यम से, जैसे हमने तो यह अच्छा लग रहा था, आप लोग भी इसका अनुभव किए होंगे, इस कहानी के माध्यम से ऐसे अगर हम क्लास में पढ़ाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को बहुत समझ में आएगा वो टॉपिक। तो यहाँ पर जो है हमारा जो डेवलपमेंट होगा, मुझे विषय पूर्ण विश्वास है आप लोग जो चीज़ सीख रहे हैं ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन के माध्यम से, आपको विशेष लाभ होने वाला है। आने वाले सत्र आपके और रोचक होने वाले हैं और बेहतरीन होने वाले हैं, जिससे आप लोग सीखेंगे और समझेंगे। और एक चीज मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपका डेवलपमेंट कब बहुत ज्यादा होगा? जी, आप क्वेश्चन आंसर बता सकते। जब आप सीखी हुई चीज अपने ऊपर लागू करेंगे और पूरी निष्ठा से करेंगे, किसी दूसरे के मॉनिटर किए बिना। जी, और कोई बताएंगे? पहले तो हमको फोकस रहना पड़ेगा, खुद स्टडी करना पड़ेगा। जब हम फोकस होंगे तो ही हम अच्छे तरह से जो हम सीख रहे हैं वो हमारे बच्चों में ट्रांसफर कर सकेंगे, तभी हम अपने आप को अच्छे से प्रूव कर सकेंगे। बहुत सुंदर। और कोई? सर कमिटमेंट के साथ करे तो सभी अच्छा होगा सर। बहुत सुंदर, डेडिकेशन, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। कमिटमेंट, एक वर्ड आया यहाँ पर, कमिटमेंट। और कमिटमेंट, अब देखिए इस क्लास में अगर आप लोग बैठे हुए हैं तो कमिटमेंट 499 रुपीज आप देकर बैठे हैं यहाँ पर। ये कमिटमेंट चार्ज था। ठीक है। तो 499 रुपीज आप लोगों ने दिया है। ठीक है। और सेकंड बैच स्टार्ट हो रही है तो 999 रुपीज आप लोगों ने जो लोग देंगे, 999। फर्स्ट बैच में 499 और सेकंड बैच में 999। लेकिन इससे भी बड़ी चीज, एक बात और मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी चीज, आप जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए तब आप बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे जब आप अपने बारे में जान जाएंगे।
अपने बारे में कैसे जानेंगे आप लोग? सेल्फ एनालाइजेशन। जी, सेल्फ एनालाइजेशन, अपना आत्म मूल्यांकन स्वयं की। एक तरीका ये भी है। और सेकंड? जी, सर, अपनी प्रतिभाओं की खुद परीक्षा लेना कि आप कहाँ और कितना जानते हैं और आप में कितने आगे अच्छा करने की अभी स्कोप है आपके अंदर। और वो सारी जिंदगी होता है कि मेरे ख्याल से लाइफ के अंतिम पड़ाव तक भी आप हमेशा विद्यार्थी ही रहते हैं। कई बार बहुत छोटा बच्चा आपको इतनी बड़ी ज्ञान की बात दे जाता है जो शायद बड़े बड़े शिक्षक भी नहीं दे पाते हैं। सो अब अपना मूल्यांकन सबसे पहली बात। दूसरा, अगर किसी ने आपकी कोई कमी बताई है तो उस कमी को आप ध्यान से सुने और उसे दूर करने का भरकस प्रयास करें ताकि आप खुद में सुधार कर सकें। कबीर वाली बात की निंदक निरा राखिए, तो वो पूरी तरह से लागू होता है हर व्यक्ति विशेष पर। लेकिन इससे भी बड़ी बात मेरे पास है। ये तो आपने हाईएस्ट से हाईएस्ट बता दिया, लेकिन देखिए, गुड होता है, वेरी गुड होता है, एक्सीलेंट होता है, इसके बाद एक्सीलेंस होता है। ठीक है, तो आप एक्सीलेंट तक तो बता दिया आप, लेकिन एक्सीलेंस में जाने के लिए आपको और कुछ जानना पड़ेगा, और वह है आपका ये सीपीडी ट्रेनिंग का एक पार्ट, एक हिस्सा, पूरा नहीं है, वो एक हिस्सा है। और आप सभी अपने बारे में रिटन में जानेंगे, रिटन में जानेंगे कि आप क्या करेंगे कल या आने वाले फ्यूचर में क्या करेंगे, जिससे कि आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। आपका ब्रेन क्या है और आपका ब्रेन क्या कहता है और आपका ब्रेन किस तरह का है, इसके बारे में इस कोर्स में आप जानेंगे। प्रॉपरली रिटन 77 पेज में, 77 पेज में आप लोगों को अपने बारे में जानेंगे आप, और 100% करेक्ट, 100% करेक्ट, कहीं से भी कोई भी एक भी परसेंट जो है कमी नहीं रहेगी उसमें। बताइए, अगर आप अपने बारे में ही पहले जान गए तो आपकी क्लास में तो रिजल्ट चुटकी में आएगा। ठीक है, दौड़ते हुए आप अपना रिजल्ट निकाल देंगे, और हर कोई आपको आपके पीछे भागेगा, हर कोई आपको आपके पीछे भागेगा। और ये कोई जादू नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, आप भी जान लीजिए इसको, ये एक साइंस है, और इस साइंस का नाम है DMIT साइंस, DMIT साइंस। और इस DMIT साइंस के बारे में आप लोग जानेंगे, और इसके लिए हमारे इंटरनेशनल लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर सम्माननीय डॉक्टर SP गुप्ता आजाद जी आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, और हम उनसे रूबरू कराएंगे आपको, और वो आप सभी का DMIT टेस्ट कर देंगे, और DMIT टेस्ट करके जो है प्रॉपरली एक एक वर्ड बता देंगे सही सही कि आप अपने लाइफ में क्या है, आपका लाइफ, आपका साइंस ये बताएगा, प्रॉपर साइंस है, और ये साइंस बताएगा कि आपका जो है ब्रेन किस तरह का काम करेगा और किस दिशा में कितने % आपका ग्रोथ हो रहा है और ग्रोथ करेगा। ये प्रॉपरली जो है आपका DMIT टेस्ट ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन कराएगा। ठीक है, तो ये उपलब्धि दी जा रही है। इसी के साथ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज का जो है, आप लोग जो है अपना रिव्यू दीजिएगा, अपना फीडबैक ग्रुप में दीजिएगा, वीडियो भी बना सकते हैं छोटा छोटा, आप लोग आज से ही शुरू कर दीजिए आज की ट्रेनिंग से, है ना, 2 से 3 मिनट का। ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट तभी होगा जब आप हर तरह से, मैडम ने जैसे बताया कि हर तरह से अपना डेवलपमेंट करेंगे, अपने लाइफ में लाएंगे। ठीक है, DMIT टेस्ट तो हम लास्ट में कराएंगे, लेकिन हम जो है आपका
बहुत कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस ऐसी आपकी होंगी, प्रैक्टिकल क्लासेस हो रही हैं। अभी मैडम की क्लास से आपने उस दिन देखा, ये प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लास थी और इसमें आपको हर चीज का अनुभव हुआ, नॉलेज हुआ। इसके लिए मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप आए और आप जुड़ करके आज हम सभी को प्रशिक्षित किए। वास्तव में आप तो हजारों लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी है और करती है, डिफेंस वालों को, सिविल डिफेंस के लोगों को। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं। और आज अपना की सर आज के प्रोग्राम की वीडियो प्लीज भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लास्ट में ज्वाइन किया था, मैंने आपको मैसेज डाला था रीजन। तो अगर वीडियो मिल जाएगा तो मैम का स्टार्टिंग का क्या था वो सुनने को मिल पाएगा सर। भेजूंगा। थैंक यू। थैंक यू। वीडियो भेजूंगा। और मैं सोच रहा हूँ आज के वीडियो को कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। वैसे सारे वीडियो नहीं अपलोड करूंगा, कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। सर तो आज के वीडियो तो अगर आप व्हाट्सएप पर भेज दें तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा हम लोगों के लिए, इसी ग्रुप पे बिल्कुल हो जाएगा, मैं भेज दूंगा। जी थैंक यू सो जी मच। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और कोशिश करिए 100% प्रेजेंट रहने की। थैंक यू। जी सर। ठीक।